नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम सीबीएसई कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स बी संचयन पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 3 टोपी शुक्ला के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहले दो भाग में हमने पाठ की व्याख्या, उसका सार देखा। इस तीसरे भाग में हम टोपी शुक्ला पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? उत्तर, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ ही हुई। दोस्ती भी ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे का दर्द समझते थे। टोपी का इफ़न के साथ इतना गहरा रिश्ता था कि इफ़न के जाने के बाद टोपी शुक्ला सदा उदास रहता था। इफ़न के घर से टोपी को जो संस्कार मिले उसे वह कभी नहीं भुला पाया। इफ़न की दादी अपने पीहर यानी मायके ने माता पिता के घर क्यों जाना चाहती थी? इफ़न की दादी एक ज़मींदार की बेटी थी। उस घर में उसे हर तरह की आज़ादी थी। घर में घी दही की कभी कमी नहीं थी। लखनऊ में उसे यह सब नसीब नहीं होता था, यानी मिलता ही नहीं था। यहाँ उसे मौलवी की पत्नी मौलविन बनकर रहना पड़ता था। अपनी बोली पर भी नियंत्रण करना पड़ता था। इन्हीं सब कारणों से वह पीहर जाना चाहती थी। इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? दादा मौलवी थे, घर में गाना बजाना नहीं होता था। यही कारण था कि दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी न कर सकी। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? टोपी शुक्ला ने इफ़न के घर में माँ को अम्मी कहना सीखा। अम्मी शब्द उसे अच्छा लगा। एक दिन खाने की मेज़ पर उसने माँ को अम्मी कह दिया तो सभी के हाथ रुक गए। पता चलने पर उस पर दबाव डाला गया कि वह इफ़न के घर न जाएं। टोपी के मना करने पर उसकी पिटाई की गई। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? टोपी के जीवन में 10 अक्टूबर सन 45 का दिन खास विशेष महत्व रखता है। इसी दिन उसका सबसे प्यारा दोस्त उससे बिछुड़ गया। इफ़न के पिताजी की बदली स्थानांतरण तबादला हो गया था। वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए, परिवार सहित। परिणाम स्वरूप टोपी अकेला और उदास हो गया। टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही? टोपी को अपनी दादी कतई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह हमेशा उसे डांटती रहती थी, कभी प्यार नहीं करती थी। उसे इफ़न की दादी बहुत अच्छी लगती थी। वह उसे प्यार करती थी, कहानियाँ सुनाती थी। उसकी बोली टोपी को बहुत ही अच्छी लगती थी। वह अक्सर उसके पास आकर अपनापन पाता था। इसलिए उसने इफ़न से दादी बदलने की बात कही। पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? या इफ़न को अपनी दादी से ज़्यादा प्यार क्यों था? पूरे घर में एक दादी थी जो इफ़न को बेहद प्यार करती थी। उसने कभी इफ़न को डांटा नहीं था। वह उसे रात को अनेक प्राचीन कहानियाँ सुनाती थी। उसे दादी की बोली अच्छी लगती थी। उसे अब्बू, अम्मी व बाजी सभी डांट देते थे, मगर दादी से उसे हमेशा ही प्यार ही मिला। यही कारण था कि उसे दादी से विशेष स्नेह था। इफ़न की दादी के देहांत, उनके निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा? इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा लगा क्योंकि उस घर में दादी के अलावा कोई नहीं था जो उसका दर्द समझ सकता था। इफ़न की दादी भी अपने भरे घर में अपने आप को, स्वयं को अकेला समझती थी। उधर टोपी भी अपने घर में अकेलापन महसूस करता था। जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का एकांत, अकेलापन समाप्त कर दिया था। टोपी को उसका नाम तक मालूम नहीं था, कभी उसके हाथ से कुछ खाया पिया नहीं, मगर दोनों में एक अटूट संबंध था। यही कारण था कि टोपी को दादी के देहांत के बाद इफ़न का घर खाली सा लगा। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे हुए थे। इस कथन के आलोक में, इस संदर्भ में अपने विचार लिखे। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग जाति और मजहब के थे, मगर दोनों अटूट रिश्ते में बंधे थे। प्यार का बंधन किसी जाति धर्म को नहीं मानता। जब दिल से दिल मिलता है तो जाति और धर्म बेमानी, व्यर्थ, निरर्थक हो जाते हैं। दादी ने भी टोपी के दिल को पहचाना और टोपी ने दादी के प्यार को माना। इस प्रकार दोनों में एक पाक साफ, पवित्र, निश्चल, निर्मल, पावन रिश्ता बना। इफ़न की दादी के आंचल में टोपी अपना अकेलापन भूल जाता था। दादी को भी टोपी के साथ अपनेपन का एहसास होता था।
अगला प्रश्न, टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया, बताइए। ज़हीन, समझदार, ज्ञानी होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने के क्या कारण थे? उत्तर, टोपी होशियार होने के बाद भी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। इसके 2 कारण थे। पहले साल तो वह पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर के सदस्य उसी से अपने अपने काम करवाते थे। छोटा भाई भैरव उसकी कापियाँ फाड़ देता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया और वह पढ़ नहीं पाया। एक ही कक्षा में 2-2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? उत्तर, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को अनेक भावनात्मक परेशानियां उठानी पड़ी। कक्षा में कोई उसका दोस्त न बन सका जिसके साथ वह अपने दिल की बात कर सकता। मास्टर जी बात बात पर दूसरे छात्रों को उसका उदाहरण देते। कक्षा के दूसरे छात्र उसका उपहास करते, मजाक उड़ाते। मास्टर जी जब उसका मजाक उड़ाते थे तो कक्षा के छात्र हंसते थे। वह इतना शर्माता था कि उसकी गर्दन ऊपर न उठती थी। टोपी की भावात्मक परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, इसका उत्तर ध्यान दीजिए। टोपी को जिस तरह की भावात्मक इमोशनल परेशानियां उठानी पड़ी, उससे हमारी शिक्षा व्यवस्था की कई कमजोरियां प्रकट होती हैं। किसी भी छात्र का वार्षिक सालाना एनुअल आकलन करना, मूल्यांकन करते समय उसके पिछले वर्षों के परिणामों पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी छात्र पिछले वर्षों में अच्छा परिणाम लाता रहा हो और किसी कारणवश इस वर्ष परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए तो उसे अनुत्तीर्ण यानी फेल नहीं बल्कि पिछले परिणामों के आधार पर उत्तीर्ण घोषित किया जाए। अध्यापक को भी चाहिए कि वे छात्रों की भावनात्मक परेशानियों का ध्यान रखें। किसी एक छात्र का मजाक का पात्र न बनाएं। इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? इफ़न की दादी पूरब में किसी जगह की रहने वाली थी। वह तो ब्याह कर लखनऊ आ गई, मगर विभाजन के समय उसके मायके के लोग अपना घर छोड़कर पाकिस्तान चले गए। पीछे बचा उनका घर लावारिस हो गया, अतः वह कस्टोडियन में चला गया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए। टोपी शुक्ला पाठ के कथानक पूरी जो कहानी है उसका उल्लेख करते हुए बताइए कि नाम के चक्कर में क्या क्या हो जाता है। इस बात से आप क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं? नाम किसी व्यक्ति की पहचान होती है। नाम किसी व्यक्ति की पहचान होती है, अतः नाम में बहुत कुछ छिपा होता है। प्रायः ऑफन किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही हम उसके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, एक विचार बना लेते हैं। इफ़न का नाम सुनते हम धारणा बना लेते हैं कि अमुक व्यक्ति मुसलमान है। हम केवल यहीं तक नहीं रुकते, आगे बढ़कर हम यह भी खुद ही सोच लेते हैं कि यह व्यक्ति रोज़ नमाज़ पढ़ता होगा। यदि हमारे मन में मुसलमान के प्रति अच्छी धारणा है तो हम यह भी खुद मान लेते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही नेक, ईमानदार, दयालु और उदार, दयावान होगा, अच्छा होगा, भला मानुस होगा। इसके विपरीत यदि हम मुसलमानों के विरोधी हैं तो उसे आतंकवाद से जोड़ने की धारणा पाले हुए हैं, तो हम उसे आतंकवाद का पोषक मानेंगे। पोषक यानी बढ़ावा देने वाला। हम उससे दूरी बनाने लगेंगे। जब कभी आतंकवाद का हमला होगा तो हम उसे भी दोषी मानने लगेंगे। अतः नाम में बहुत कुछ छिपा है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने नाम को सार्थक करें, सफल, तथा ऐसा कोई काम न करे जिससे कि उसका तथा उसकी जाति का विरोध हो। दूसरी ओर यह भी सच है कि नाम, जाति और परिवार के ही परिचायक हैं, उस व्यक्ति के निजी स्वभाव के नहीं, निजी पर्सनल। अतः हमें नाम की दीवार को तोड़कर व्यक्ति के मन तक पहुंचने का जोखिम उठाना चाहिए। हो सकता है कि उसका व्यवहार उसके प्रति बनी धारणा के बिल्कुल विपरीत हो। हिंदू मुस्लिम विचारधारा पर लेखक के विचार क्या हैं? लेखक के विचार में मानव है, सभी मनुष्य हैं। वह हिंदू मुसलमान बाद में हैं। उनके विचार में हिंदू मुसलमान भाई भाई कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कभी हम अपने बड़े भाई छोटे भाई से कहते हैं कि हम उनके भाई भाई हैं, कि हम भाई भाई हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि वे भाई भाई हैं। विचार मिलने की बात है। विचार मिले तो अलग अलग मज़हब जाति वाले भी भाई हैं, नहीं मिले तो भाई भी भाई नहीं हैं। इफ़न की दादी के बारे में अपने विचार प्रकट किए। इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी। वह ज़मींदार की बेटी थी, लखनऊ में ब्याह कर आई थी। वह मौलवी की बीबी मौलविन कहलाई। वह पक्की नमाजी थी, अनेक धार्मिक स्थानों की यात्रा कर आई थी। वह नाच गाने की शौकीन थी, पूर्वी बोली बोलती थी, नमाज रोज़े की पाबंद थी। वह बड़ी खुशदिल औरत थी। उसका दिल मिला अपने पोते के दोस्त टोपी के साथ। वह उसे प्यार से कहानियाँ सुनाती थी। इफ़न को भी घर में किसी से प्रेम था तो दादी के साथ। इफ़न की दादी कभी किसी बात के लिए ज़बरदस्ती नहीं करती। टोपी से उसका घनिष्ठ, बहुत ही करीबी, आत्मीय
संबंध होते हुए भी उसने कभी उसे खाने पीने को बाध्य नहीं किया, बाध्य विवश मजबूर। जब उनका देहांत हुआ तो सबसे ज़्यादा अकेलापन टोपी ने ही महसूस किया। अगला प्रश्न, घर वालों के मना करने पर भी टोपी का लगाव इफ़न के घर और उसकी दादी से क्यों था? दोनों के अनजान अटूट रिश्ते के बारे में मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अपने विचार लिखिए। टोपी का इफ़न के घर और उसकी दादी के साथ लगाव स्वाभाविक रूप से था। प्रेम और लगाव का कोई बाहरी कारण नहीं होता है, यह मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। इसी स्वाभाविक लगाव के कारण टोपी ने घर वालों के मना करने पर भी इफ़न की दादी और उसके घर के साथ संबंध बनाए रखा। मेरे विचार से प्रेम प्यार के रिश्ते में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं, पनपते हैं। इसमें धर्म, जाति और देश प्रांत का संबंध कभी बाधा, रुकावट नहीं बनता। यही मानवीय मूल्य है जिसे बनाए रखना आवश्यक है, ज़रूरी है। इफ़न और टोपी दोनों की घरेलू परंपराएं कैसी थी? टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर लिखी। इफ़न मुस्लिम परिवार का सदस्य था। उसके दादा पक्के मौलवी और कट्टर मुसलमान थे। वे हिंदुस्तान में रहे किंतु उनकी आत्मा करबला में भटकती रही। इफ़न के पिता भी मौलवी ही थे। हाँ, उनकी दादी पूरब देश की थी। वह अनपढ़ होते हुए भी गाने बजाने और प्रेम प्यार को महत्व देती थी। उसकी बोली बहुत मीठी थी। टोपी का परिवार हिंदू था। उसके पिता डॉक्टर थे। वे नीले तेल वाले के नाम से प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। उनके घर में पश्चिमी रहन सहन का बोलबाला था। टोपी की दादी स्वभाव से सख्त, कठोर मिजाज और कर्कश थी। थोड़ा अधिक कड़वा बोलती थी, कर्णकटु थी। आपसी प्रेम में भाषा और बोली की क्या भूमिका हो सकती है? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यूँ तो प्रेम किसी बाहरी चीज़ का मोहताज नहीं हुआ करता, मोहताज, निर्भर, आश्रित, परंतु भाषा में हृदयों, मन को बांधने की अनोखी शक्ति होती है। इस बात का प्रमाण टोपी शुक्ला और इफ़न की दादी की भाषा से मिलता है। टोपी को इफ़न की दादी की पूर्वी बोली बहुत रसीली, दिलचस्प लगती हैं। दादी भी टोपी की बोली सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाती। इफ़न के घर के अन्य सदस्य उनकी बोली की हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो भी वे इसी भाषा में बात करके दिल का हाल बांट लेते हैं। राम दुलारी, सुभद्रा देवी, टोपी और मुन्नी बाबू के बीच हुए संवाद के आधार पर मानवीय संबंधों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? राम दुलारी, सुभद्रा देवी, टोपी और मुन्नी बाबू के बीच हुए संवाद के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जाति भेद के संस्कार मानव के खून में समाये हुए हैं। परिवार में दादी सुभद्रा देवी अपना प्रभुत्व चाहती हैं, अपनी हुकूमत चलाए रखना चाहती हैं, एकाधिकार। तो राम दुलारी समझती हैं कि वे मार से पीट कर टोपी को सुधार सकती हैं। मुन्नी बाबू स्वयं गलती करके अपना दोष टोपी को दे देते हैं। इन सब से एक बात साफ झलकती है, एक बात साफ होती है कि मानव अपने सुख और दूसरों को दुख देने से नहीं चूकता। मानव के लिए अपना स्वार्थ सर्वोपरि है, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ऊपर, सबसे पहले। इसके लिए रिश्ते नाते भी बेमानी हो जाते हैं, व्यर्थ। टोपी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाता था, उस स्थिति में आप होते तो क्या करते? पर्सनल रिस्पॉन्स का प्रश्न है। टोपी के साथ उसके घर वाले बहुत संवेदनहीन, यानी क्रूरतापूर्ण, निष्ठुर व्यवहार करते हैं। वे उसे बात बात में धुतकारते हैं, डांटते फटकारते हैं। विशेष रूप से उसकी दादी बहुत ही कठोर और शुष्क है, रूखी है, दया भाव ही नहीं है उनमें। वह स्वभाव से बहुत चिड़चिड़ी है, इसलिए उसे कोई भी बात बहुत जल्दी खिन्न, नाराज़ कर देती हैं। जैसे ही उसे पता चलता है कि वह इफ़न नाम के एक मुसलमान बच्चे के साथ दोस्ती करने लगा है, उसने आसमान सिर पर उठा लिया। वह चाहती तो उसे प्यार से समझा सकती थी, किंतु प्यार से समझाना मानो उस परिवार में था ही नहीं। टोपी का परिवार मानो झूठ और छल पर खड़ा था, छल, धोखा, कपट। उसका बड़ा भाई खुद गोश्त खाता है किंतु आरोप अपने छोटे भाई पर लगा देता है, उसे मुंह बंद रखने के लिए रिश्वत भी देता है। यदि मेरे साथ भी ऐसा व्यवहार होता तो यह मेरा दुर्भाग्य होता, परंतु जैसा कि मैं अपने आप को यानी स्वयं को जानता हूँ, मैं किसी न किसी रूप में विरोध तो अवश्य करता। अपने पिता से अवश्य पूछता कि क्यों मेरी माँ और दादी इस तरह मेरे साथ व्यवहार करती हैं। मैं अपने बड़े भाई की आदतों के बारे में भी अपने पिता से अकेले में बात करता, उन्हें विश्वास में लेता। स्कूल में किन किन बातों के कारण टोपी को दुख होता था? टोपी शुक्ला 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ। 2 कक्षा पीछे होने के कारण जो उसके दोस्त थे वे उससे आगे निकल गए। उससे छोटे छोटे छात्र उसके कक्षा में थे, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, सभी छात्र उसका मजाक उड़ाते थे। इससे टोपी को बहुत बड़ा दुख होता था। स्कूल के अध्यापक भी अक्सर कक्षा में ही उसका मजाक उड़ाते थे। वे दूसरे बच्चों को टोपी का उदाहरण देकर कहते हैं कि उसकी तरह इसी दर्जे में टिके रहना है क्या? टिके रहना है, यहीं पड़े रहोगे?
टोपी को बड़ा अपमान महसूस होता था। अध्यापक टोपी की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। बच्चे उसका उपहास उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। वे कहते थे, 8वीं कक्षा के छात्रों से दोस्ती कर, क्योंकि अगले वर्ष वे ही तुम्हारी कक्षा में आएंगे। इन सब बातों से टोपी व्याकुल हो उठता था, व्यथित हो जाता था, दुखी हो जाता था। एक ही कक्षा में समझदार छात्र के 2 बार फेल हो जाने से उसकी मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। टोपी की आप बीती, उसकी अपनी जीवन की कहानी किन जीवन मूल्यों, वैल्यूज़ की कमी की ओर संकेत करती। समस्या के सुधार के लिए तर्कसम्मत लॉजिकल सुझाव दीजिए। एक ही कक्षा में एक समझदार छात्र 2 बार फेल हो जाता है तो उसके लिए बहुत ही अपमान की बात हो जाती है। अन्य सारे बच्चे उसे अपमान की दृष्टि से देखने लगते हैं, वो मजाक का पात्र बन जाता है। स्वाभाविक है, यह स्वाभाविक है। स्वाभाविक इसलिए कि हर आदमी स्वयं को दूसरों से बड़ा और समझदार समझता है। स्वयं को बड़ा सिद्ध करने के लिए सभी को अपने से एक तुच्छ आदमी की ज़रूरत होती है। जब भी ऐसा तुच्छ आदमी मिल जाता है तो हमें संतुष्टि हो जाती है। वास्तव में यह हमारे अहंकार, घमंड की संतुष्टि होती है। इसके लिए हम अपनी इंसानियत को भी मार देते हैं। हमारी इंसानियत कहती है कि गिरे हुए आदमी से सहानुभूति से व्यवहार करो। हम करना भी चाहते हैं। यदि हमारा सगा भाई 2 बार फेल हो जाए तो हम अवश्य उससे सहानुभूति रखते हैं, परंतु पराया होने के कारण हम उससे सहानुभूति रखने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे हमारी इंसानियत में कमी प्रकट होती है। तो इस तरह से हमने टोपी शुक्ला पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा की। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।